हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन है। ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उसको मैं छाट छाट के उसका क्वेश्चन और आंसर लिख रहा हूँ। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कि एमटीपी क्या होता है और आईयूसीडी क्या होता है, अपगार स्कोर क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज क्या होता है ये जो है उसमें बोला है शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए। 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में है। तो चलिए देखते हैं आईयूसीडी या फिर आईयूडी। बात एक ही है, आईयूसीडी या फिर आईयूडी। वहाँ पे जैसे आईयूडी का फुल फॉर्म क्या लिखा है, इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस, और आईयूसीडी का क्या होता है, इंट्रा यूरेटाइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, यही होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। इंट्रायूरेटाइन डिवाइस निम्न गर्भ निरोध के रूप में प्रमुख साधन है जिसके विस्तृत पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सन 1929 में सर्वप्रथम चांदी युक्त आईयूडी का उपयोग किया गया था, जो इंट्रायूरेटाइन डिवाइस के निम्न प्रकार है। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखते हैं। पहला जो यहाँ पे बोल रहा है साधारण आईयूडी या औषधि विहीन। साधारण आईयूडी या औषधि विहीन मतलब क्या होता है, इसमें कोई सा भी हॉर्मोन्स नहीं होता है। ये नॉर्मल जो कॉपर का होता है, जो मेटल का होता है, वही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा टाइप में होता है। कॉपर T200, कॉपर T100 जो है ये एक टाइप है। तो देखते हैं वीडियो को क्या बोल रहा है। उपर्युक्त सभी आईयूडीएस में कॉपर टी सर्वाधिक प्रचलित होता है। जो भी आईयूसीडी होता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉपर टी जो होता है वही प्रचलित होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कॉपर टी ही है। जिसमें क्या होता है, पॉलीथीन निर्मित टी आकार का संरचना के चार ओर तांबे के पतले तार से लिपटा होता है, जिसका क्षेत्रफल 200 mm² होता है। क्या बोल रहा है कि पतली जो होता है तांबे के तार से लिपटा रहता है और जिसका क्षेत्रफल जो होता है 200 mm² होता है। कॉपर टी में 120 mg तांबा होता है, इसमें प्रतिदिन लगभग 50 mgm तांबे गर्भाशय में मुक्त होते रहता है। इसमें क्या बोल रहा है, कॉपर टी में जो होता है 120 mg तांबा होता है, जो प्रतिदिन लगभग 50 mgm तांबा गर्भाशय में मुक्त होते रहता है। जिसमें Cu जो कॉपर होता है वो आयन होता है, Cu प्लस आयन होता है। ये आयन गेमेटोटॉक्सिक और स्पर्मियोलाइटिक गुण रखता है, जिसके साथ जाइगोट का इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। क्या करता है, ये जो जाइगोट हो भी जाता है तो क्या करता है, इम्प्लांट नहीं हो देने देता है। जो इंडोमेट्रियम होता है वहाँ पे उसको होने से रोकता है। कॉपर टी प्रत्येक 3 वर्ष में निकाल दिया जाता है। जो कॉपर T200 है वो क्या प्रत्येक 3 वर्ष में निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो होता है कॉपर टी, जो साइज के हिसाब से है और टाइमिंग के हिसाब से है, वो कौन सा है, कॉपर टी 380A। ये क्या होता है, ये भी कॉपर टी है, परंतु इसका क्षेत्रफल 380 mm होने के कारण इसमें 380A नाम दिया गया है। इसका क्या है, 380 mm क्षेत्रफल है, इसलिए इसका 380 नाम दिया गया है। और वो जो था वो कितना था, वो 200 था इसका क्षेत्रफल, इसलिए क्या था, ये 200 था यहाँ पे क्षेत्रफल इसका, तो इसलिए इसका कॉपर T200 दिया गया था। इसके क्षेत्रफल के हिसाब से ही इसका नाम भी रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, अतः एक्सरे द्वारा इसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात अलग कर दिया जाता है। ये इम्प्लांट एक बार होता है तो कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए वो होता है। और सॉरी वीडियो ये ऊपर छूट गया था, इसमें क्या बोल रहा है, नाम दिया गया है, यहाँ तक पढ़ लिए थे अपन। उसमें बोल रहा है इसमें कॉपर टी का उपयोग बेरियम में होता है, जो रेडियो एक्टिव होता है। ये कौन सा रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए क्या होता है, एक्सरे द्वारा रेडियो एक्टिव होने के कारण एक्सरे द्वारा इसका स्थिति पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, मल्टीलोड 250 क्या होता है ये देखते हैं। यह भी कॉपर टी के समान ही होता है। इसमें प्रतिदिन जो Cu आयन होता है वो मुक्त होते रहता है। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिया जाता है। ये भी तीन साल में ही बदल दिया जाता है। उसमें ये क्या है, मल्टीलोड 375, इसका क्षेत्रफल जो होता है 375 होने के कारण इसका मल्टीलोड 375 नाम दिया गया है। इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में बदल दिया जाता है। ये प्रत्येक 5 वर्ष में बदल दिया जाता है। दूसरा जो होता है कौन सा आईयूडी होता है, दूसरा वो जो था नॉर्मल था, ये जो है हार्मोनल आईयूसीडी होता है। तो हार्मोनल आईयूसीडी में एक पहला टाइप देख रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन। जो प्रोजेस्ट्रॉन युक्त होता है वो कौन सा है, यह हार्मोन आईयूडी होता है, जिसमें 38 mg प्रोजेस्ट्रॉन रहता है। इसमें प्रतिदिन 65 mgm हार्मोन शरीर में विसर्जित होने के कारण गर्भधारण नहीं हो पाता है। ये विधि
अधिक प्रचलित है। ये भी विधि जो प्रोजेस्टेरॉन का जो आईयूडी है वो भी इम्प्लांट करते हैं, वो भी इसको भी जनरली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, एल एन जी है, IUS LNG है। इसका क्या होता है, इसका तात्पर्य ये है, ये देखो इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया है। उसके बाद लेवोनो नोरजेस्ट्रेल इंट्रायूरेटाइन सिस्टम होता है, से होता है। ये टी आकार की आकृति होती है जिसमें लगभग 52 mg कौन सा होता है, लेवोनो रेजिस्ट्रेल होता है जो 20 mg प्रतिदिन के हिसाब से शरीर में विसर्जित करता है। ये प्रत्येक 5 वर्ष में बदल जाता है। ये भी क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, IUCD या IUD का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन कौन सा है, अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, अपगार स्कोर या फिर स्केल क्या होता है। तो देखते हैं, जन्म के समय अपगार स्केल विधि शिशु की दशा कंडीशन ऑफ इन्फिनिटी की त्वरित आकलन किया जाता है। ये क्या किया जाता है, तुरंत आकलन किया जाता है अपगार स्कोर के थ्रू। उसका जो बेबी होता है उसका कंडीशन का पता लगाया जाता है। यह जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद व जन्म के 5 मिनट बाद किया जाता है। ये क्या बोल रहा है, जन्म जैसे ही बेबी जन्म लेता है तो पहले 1 मिनट बाद, तुरंत ही 1 मिनट के अंदर में किया जाता है। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ तो रिसीव करने के बाद जैसे ही ट्रे में लिए तो क्या किया जाता है, पहले सुपरफिशियली 1 मिनट के बाद कर लिया जाता है, और दूसरा जो होता है वो 5 मिनट के बाद अच्छे से असेसमेंट किया जाता है। यदि बेबी नॉर्मल दिख रहा है, क्राई कर रहा है समय पे, तो क्या होता है कि बेबी हेल्दी रहता है, तो उसको थोड़ी सी टाइम देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एबनॉर्मलिटीज दिख जाती है पहले मिनट में ही, तो फिर उसके हिसाब से वहाँ पे उसको केयर किया जाता है। इस स्कोरिंग में शिशु के 5 जीवन चिन्ह जैसे धड़कन की दर, श्वसन दर, पेशीय तनाव, उत्तेजनशीलता व शिशु के रंग मूल्यांकन किया जाता है। जो क्या होता है 0, 1 व 2 अंक प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ये 0, 1 व 2 ऐसे रहेगा, अंक प्रदान किया जाता है। इनके योग से जन्म पर शिशु की दशा, वास्तु तत्व संबंधित आवश्यक देखभाल की जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलता है कि जैसे स्कोर मिला है उसके हिसाब से क्या करना है, केयर करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे बताता है। 8 से 10 जो स्कोर होता है इसका अर्थ होता है नवजात की दशा श्रेष्ठ है। जो नवजात की दशा है जो मतलब नवजात जो हुआ है वो एकदम परफेक्ट है, उसको कोई भी ऐसा केयर की जरूरत नहीं है, स्पेशल केयर की जरूरत नहीं है। यदि वह बाह्य गर्भाशय जीवन में आसानी से समायोजन कर रहा है, वो क्या इसका मतलब क्या होता है 8 से 10 के बीच में रहे तो, कि जो बाहरी इन्वायरमेंट है उसमें क्या कर रहा है कि वो अच्छे से अपना तालमेल बना रहा है। उसके बाद इस स्कोर 5 से 7 इंगित करता है, क्या इंगित करता है देखते हैं यहाँ पे, इंगित करता है कि नवजात शिशु स्वतंत्र रूप के मध्य में दर्ज करने में परेशानी हो रही है। उसमें क्या मॉडरेट थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है उसको क्या इन्वायरमेंट से वो करने में ठीक ठाक है, परंतु शिशु की ऑक्सीजन की सहायता हो सकती है। क्या होती है, अम्बू बैग उसकी सहायता हो सकती है। जबकि 5 से कम स्कोर का अर्थ होता है शिशु को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे एंड्रोकार्डियल ट्यूब और इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन इंट्यूबेट करने का भी जरूरत पड़ सकता है। तो जैसे कि देख लेते हैं ये अपगार स्कोर में क्या बोल रहा है, अपगार स्कोर में क्या बोल रहा है, इंडिकेशन रहेगा, और 0 पॉइंट किसके लिए देंगे, 1 पॉइंट किसके लिए देंगे, 2 पॉइंट किसके लिए देंगे, यहाँ पे वीडियो में देखते हैं। A4 होता है एक्टिविटी मतलब मसल टोन जो होता है वो हो गया। यदि एब्सेंट रहा तो 0 देंगे। यदि फ्लेक्स लिम्स, यदि हाथ पैर जो हो वो फ्लेक्स कर रहा है तो क्या 1 पॉइंट्स देंगे। यदि वो पूरी तरह से एक्टिव है तो क्या 2 पॉइंट्स देंगे। उसके बाद नेक्स्ट P4 होता है पल्स एब्सेंट यदि रहा तो 0 पॉइंट्स देंगे। यदि उसका कितना 100 से कम रहा तो 1 पॉइंट्स देंगे। यदि 100 से ज़्यादा रहा तो 2 पॉइंट्स देंगे। नेक्स्ट G4 होता है ग्रामिस मतलब रिफ्लेक्शन इरिटेबिलिटी, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कैसा। यदि फ्लॉपी मतलब नहीं वो कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे 0 देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है 1 पॉइंट्स किसके लिए देंगे, मिनिमल रिस्पॉन्स और स्टिमुलेट। यदि उसको जैसे कहीं पर टच करने पे क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, हिल डोल रहा है, तो वहाँ पे जरा सा कर रहा है तो वहाँ पे 1 पॉइंट्स देंगे। यदि वो प्रॉपर कर रहा है
तो क्या 2 पॉइंट्स देंगे। नेक्स्ट जो है वो अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब स्किन कलर, स्किन कलर कैसा है, यदि पेल और ब्लू कलर का है तो 0 देंगे। यदि पिंक कलर का बॉडी है और ब्लू एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज जो है वो ब्लू है और पिंक कलर का बॉडी है तो 1 पॉइंट्स देंगे। यदि फुल बॉडी और एक्सट्रीमिटीज पिंक है तो फिर कितना देंगे, इसको 2 पॉइंट्स देंगे। नेक्स्ट जो होता है आर, आर फॉर होता है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन एब्सेंट रहा तो 0 देंगे, स्लो इरिटेशन रहा तो फिर 1 पॉइंट्स देंगे। यदि वेरी वेगोरस, वेगोरस मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा है तो उसको 2 पॉइंट्स देंगे। नेक्स्ट जो है वो मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है वो देखते हैं। प्रत्येक स्त्री को 45 से 55 वर्ष की आयु में प्रजनन काल की समाप्ति व अंडाशय जो ओवरी होता है उसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अनियमितता तथा कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है ओवरी से ओवल्यूशन ओवल्यूशन एवं उसकी सक्रियता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसको ही मेनोपॉज या फिर रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, 45 से 50 वर्ष में क्या होता है ओवरी से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का अनियमितता मतलब जो है वो कम सिक्रेशन हो लगता है, जिसके कारण से ओवरी से जो होता है ना एग एग का ओवल्यूशन जो होता है नहीं होने लगता है, सक्रियता कम होने लगता है, जिसके कारण से स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली क्या होता है स्टॉप हो जाता है मेंसेस, उसको ही मेनोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट जो होता है देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन दिया है, यदि आपको चाहिए इंग्लिश में तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं यहाँ पे देखते हैं, सिम्टम्स में क्या क्या आ रहे हैं। लगभग लगभग 25% स्त्री ऐसी होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं सिवाय मासिक धर्म बंद होने के। ऐसे 25% फीमेल होती हैं 45-50 के बीच में, जो उनमें क्या होता है कि केवल मेंस स्टॉप होता है, बाकी कोई सा भी ऐसे बॉडी चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट 50% ऐसे स्त्रियां होती है जिसमें कुछ मानसिक शारीरिक परिवर्तन महसूस होते हैं। शेष 25% स्त्रियां असहज तथा कष्ट महसूस करती है। 50% जो स्त्रियां होती है उसमें क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन महसूस कर सकती है। शेष 25% में क्या होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा असहज महसूस करती है। तो 25% में कोई भी नहीं होता है, कोई भी सिम्टम्स चेंज नहीं होता है, केवल मेनोपॉज हो जाता है, मेंसेस नहीं आता है। 50% में क्या होता है कि उनको शारीरिक और मानसिक हो सकता है, और 25% बाकी जो बच्चा उनमें क्या होता है कि थोड़े ज़्यादा होता है। बस 100% हो गया। नेक्स्ट जो होता है देखते हैं मुख्य लक्षण कौन कौन सा होता है। हॉट फ्लैशेस, हॉट फ्लैशेस होगा, उसके बाद योनि में सूखापन रहने लगेगा। नेक्स्ट जो है वो क्या बोलेंगे, वो क्या हो रहा है यहाँ पे संभोग के टाइम पे दर्द होने लगा, सेक्स के टाइम पे दर्द होने लगा, क्योंकि वहाँ पे क्या म्यूकस का सिक्रेशन नहीं हो रहा है इस वजह से। उसके बाद हृदय की धड़कन बढ़ने लगेगी, उसके बाद सिर दर्द तथा जोड़ों में दर्द होते रहता है। स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है जो हड्डियों का क्या है बीमारी है। अचानक मासिक धर्म बंद हो जाना हो जाता है। टांगों तथा बाहों में सुई चुभने जैसा फील होने लगता है। उसके बाद स्त्री के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मन अस्थिर रहने लगता है, आत्मविश्वास में कमी तथा नींद नहीं आती है। ये सब सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज आता है तब। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, कार्डियक डिजीज हो सकता है, यूरिनरी रिटेक्शन हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद फ्रैक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे यहाँ पे, रोगी को निरंतर व्यायाम करने को बोलेंगे। यदि जो फीमेल है जिनका मेनपोस आया है, यहाँ पे रोगी ना बोल के फीमेल बोलेंगे, तो उनको यहाँ पे फीमेल को निरंतर व्यायाम करने को बोलेंगे। जो भोजन में कैल्शियम प्रदान का सेवन, पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता, जैसे दूध, हरी सब्जियाँ आदि लेने को बोलेंगे। उसके बाद जो रोगी बोल रहा है यहाँ पे फीमेल को मेनोपॉज के बारे में समझाएंगे। ठीक है, कैल्शियम पूरक जैसे सैलकेल 500 ग्राम देना चाहिए। जो कैल्शियम पूरक जो होते हैं सैलकेल, उनको 500 ग्राम देने चाहिए। नेक्स्ट जो होता है यदि योनि में अधिक सूखापन या खुजली रहे व रात में पसीना अधिक आए तो हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है, जिससे ऑस्ट्रोजन थेरेपी दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, और ऐसा सीरीज यदि आप चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी मध्य प्रदेश से जीएनएम थर्ड ईयर के गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करें। और कैसे देखते हैं क्या बोल रहा है कि एमटीपी क्या बोल रहा है कि 20 सप्ताह के अवधि के से पूर्व में किसी पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिला की स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु गर्भपात किया जाता है
उसे एमटीपी कहते हैं। ये क्या बोला है कि जो 20 हफ्ते से पहले की बात कर रहा है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। और जो भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, उनके पास क्या गर्भपात किया जाता है, क्यों? कोई भी यदि मदर के या फिर बच्चा का जीवन के रक्षा के हेतु किया जाता है। जैसे मदर के भी क्या जान पे खतरा आ रहा हो, तो उस पे भी क्या किया जाता है कि अबॉर्ट कर दिया जाता है। और या फिर बच्चा जो है वो क्या एबनॉर्मल है, तो फिर क्या किया जाएगा, अबॉर्शन कर दिया जाएगा। इससे गर्भपात के एक्ट 1971 में की धाराओं के अनुसार ही किया जाता है। जी, ये कब एक्ट लागू हुआ था? 1971 में। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ये शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकता है। तो 1971 में क्या था, ये एक्ट लागू हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ एमटीपी, कौन कौन से कंडीशन में एमटीपी किया जा सकता है? भारत के चिकित्सकीय गर्भपात, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एमटीपी एक्ट के अनुसार किया जाता है। भारतीय संसद ने एमटीपी अधिनियम 1971 में पास किया था। जून 2003 में इसे कुछ संशोधन किया गया था। वे स्थितियां जिनमें एमटीपी किया जाना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिनमें एमटीपी किया जाना चाहिए, तो वो कंडीशन देखते हैं अपन लोग। पहला कंडीशन में है गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होने की आशंका। जो भी कोई भी ऐसा कंडीशन हो जिसमें महिला को गंभीर मानसिक और शारीरिक नुकसान होने का आशंका है, तो फिर क्या किया जाता है, उसको अबॉर्ट किया जाएगा उस बच्चे को। बलात्कार के कारण किसी भी लड़की वह महिला के गर्भ स्थापित हो जाना, बलात्कार के बाद कोई भी यदि महिला हो या फिर लड़की हो, तो उसका हो जाता है, यदि प्रेगनेंसी कंज्यूम हो जाता है तो उसको भी किया जाता है। उसके बाद गर्भधारण, गर्भ निरोधक औषधि के विफल हो जाने के कारण, कोई भी यदि कंट्रासेप्शन पील्स या फिर आईयूसीडी जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हो जाएगा, तो उसको भी क्या क्या विफल होने के कारण में भी किया जा सकता है। क्यों? उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। नेक्स्ट जो होता है उसमें शिशु की गंभीर शारीरिक व मानसिक, शिशु पे भी कोई भी इफेक्ट ऐसा आ रहा है तो उसमें भी किया जा सकता है। तीसरा जो है अनियमितताओं के साथ जन्म लेने वाले की आशंका, जो भी कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है उसके साथ कोई जन्म लेने के बच्चे का आशंका हो तो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है गर्भपात अधिकृत व पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऐसे बेड क्लिनिक में जैसे होता है या फिर इलीगल जो होता है उसमें क्या होता है, सेप्टिक होने का चांसेस रहता है, क्योंकि उनको टेक्निक का पता नहीं होता है और एक्ट का तो कुछ पता ही नहीं होता। तो इसलिए जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं उनके पास ही करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि जो एमटीपी विधि है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर के बेस पे अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो जैसे पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सा कैसे किया करेंगे वहाँ पे देखते हैं। इसमें 12 सप्ताह तक गर्भावस्था के गर्भपात किया जाता है, जिसमें कौन सा मेडिकली में कौन कौन सा दिया जाता है। जैसे चिकित्सकीय एमटीपी 1 सप्ताह तक गर्भावस्था के लिए किया जा सकता है। इसमें औषधियाँ कौन कौन सी दी जाती है, औषधियाँ जैसे मिसोप्रेस्टोल हो गया, मेफिप्रिस्टोन हो गया, उसके बाद मेथोट्रेक्सेट हो गया और टोमोक्सिफेन हो गया, टोमोक्सिफेन हो गया। ये सब ड्रग्स क्या होता है, ये सब ड्रग्स दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो सर्जिकल कौन कौन सा कैसे कर सकते हैं, इन विधियों द्वारा निम्न विधियां इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जैसे सक्शन इवैक्यूएशन, इसमें 10 सप्ताह तक गर्भावस्था में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक कैनुला सक्शन मशीन के जोड़कर गर्भाशय में डाला जाता है और सक्शन द्वारा कंसेप्शन प्रोडक्ट का बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सक्शन कैनुला जो डालते हैं वजाइना के थ्रू यूटेरस में, और फिर वहाँ से क्या किया जाता है, जो भी वाइबल कंसेप्शन है, जो भी वहाँ बच्चा इम्प्लांट हुआ है 10 सप्ताह के अंदर में, उसको क्या किया, सक कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या बोल रहा है, DNE, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन क्या होता है, इस विधि में 6 से 8 सप्ताह तक किया जाता है, इस इस्तेमाल किया जाता है। तथा मेटल डिटेक्टर के यहाँ पे क्या होगा, DNC होगा। यहाँ पे ये गलत हो गया है फ्रेंड, डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज होगा। ये क्यूरिटेज जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है और इवैक्यूएशन जो होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे डायलिटेज एंड क्यूरिटेज होगा। यहाँ पे लिखने में गलती हो गया है, तो फ्रेंड्स आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ पे DNC होगा, डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज होगा। इस विधि में 6 से 8 हफ्ते के
गर्भावस्था में इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल डायलेटर की सहायता से सर्विक्स को फैलाया जाता है, डायलेट किया जाता है। एवं गर्भाशय गुहा में कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट को इवैक्यूएट किया जाता है। जो भी होता है उसको क्या किया जाता है, क्यूरेटेज किया जाता है। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है इसमें क्या किया जाता है, 13 से 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को की स्थान गर्भावस्था की गर्भपात किया जाता है, जिसमें क्या बोल रहा है कि 13 से 15 सप्ताह तक के गर्भावस्था को DNE किया जाता है। उसके बाद DNE इसमें करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर वाला में, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। उसके बाद इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन अंतः गर्भाशयीय इंट्रा यूटेराइन आइसोलेशन किया जाता है, जिसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। अब और कौन कौन सा हाइपोटोनिक सोल्यूशन के रूप में इथोक्राइडिन लैक्टेड 1% विलियन का उपयोग किया जाता है। वह हाइपोटोनिक यूरिया 40% अथवा स्लाइन जो होता है वो कितने परसेंट, 20% का भी उपयोग किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में हिस्टेरेक्टोमी भी किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें क्या किया जाता है हिस्टेरेक्टोमी भी किया जा सकता है, या फिर साल्पिंजेक्टोमी भी किया जा सकता है। एक तरफ का क्या हो जाता है, जो भी फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट के रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लिकेशंस, इसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें जनन मार्ग की क्षति, जो भी इंजरी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। उसके बाद इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी हो सकता है। उसके बाद हेमरेज हो सकता है, शॉक भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, और इनफर्टिलिटी भी यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ मध्य प्रदेश MPNRC GNM थर्ड ईयर का है क्वेश्चन, तो मैं ये अपलोड करूंगा। यदि आप लोग को ऐसा चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।